नमस्ते। OneRead.News प्रस्तुत कर रहा है आज की अहम खबरों का विश्लेषण, एकदम शांत, स्पष्ट और तथ्यों पर आधारित। आज सोमवार 11 अगस्त 2025 है। हमारे पास OneRead.News के कई स्रोत हैं और आज हम इनमें छिपी जरूरी बातों और अंदरूनी समझ को बाहर निकालेंगे। चलिए शुरू करते हैं। तो पहली खबर अर्थशास्त्र से जुड़ी है। नोबेल पुरस्कार विजेता अभिजीत बैनर्जी ने, आप जानते हैं, उन्होंने भारत की जो ये सस्ती रूसी तेल खरीदने की नीति है उस पर कुछ सवाल उठाए हैं। हाँ, और ये सवाल ऐसे समय में उठाया गया है जब अमेरिका ने भारतीय सामानों पर टैरिफ भी लगाया। तो ये एक तरह की दुविधा है ना? बिल्कुल, दुविधा। एक तरफ सस्ता तेल जो हमारी अर्थव्यवस्था के लिए जरूरी है शायद, दूसरी तरफ अमेरिका जैसे बड़े व्यापारिक भागीदार के साथ तनाव। सही का। ये भारत की जो मल्टी अलाइनमेंट यानी कई ध्रुवों से संतुलन साधने की विदेश नीति है, उसकी एक बड़ी परीक्षा है। क्या हम ये सस्ता तेल लेकर तात्कालिक फायदा देखकर अमेरिका के साथ रिश्तों का दीर्घकालिक जोखिम उठा सकते हैं? यह आसान फैसला नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। और इसमें यह भी देखना होगा कि ये सस्ता तेल कितना सस्ता है और क्या ये अमेरिकी टैरिफ से होने वाले नुकसान की भरपाई कर पा रहा है। हाँ, वो गणना तो सरकार को करनी ही होगी। और ये सिर्फ आर्थिक नहीं बल्कि रणनीतिक मामला भी है। रूस पर हमारी निर्भरता बढ़ती है तो उसके अपने अलग परिणाम हो सकते हैं। बिल्कुल। अच्छा, अब अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं। सेबी यानी सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया ने म्यूचुअल फंड वितरकों को लेकर एक बड़ा कदम उठाया है। हाँ, उन्होंने म्यूचुअल फंड कंपनियों को ये निर्देश दिया है कि वो वितरकों को डिस्ट्रीब्यूटर्स को लेन देन शुल्क या ट्रांजैक्शन फीस नहीं दे सकती। तो इसका मतलब क्या हुआ आम निवेशक के लिए? क्या ये अच्छी खबर है? देखिए, सीधे तौर पर तो हाँ, इससे निवेशकों को जो छिपी हुई लागतें देनी पड़ती थी वो कम होंगी। पारदर्शिता बढ़ेगी। आपको पता होगा कि आप किस चीज का पैसा दे रहे हैं। अच्छा, ये तो ठीक है, लेकिन फिर वितरकों का क्या होगा? जो छोटे वित्तीय सलाहकार होते हैं उनकी कमाई तो इसी से होती थी, है ना? बिल्कुल, यही इसका दूसरा पहलू है। हजारों शायद लाखों छोटे वित्तीय सलाहकार हैं जो लोगों को निवेश में मदद करते हैं। उनके लिए ये एक बड़ा झटका हो सकता है। उनकी आजीविका प्रभावित हो सकती है। तो ये एक तरह का संतुलन बनाने वाला काम है। पारदर्शिता जरूरी है, लेकिन कहीं ऐसा ना हो कि छोटे सलाहकार बाजार से बाहर ही हो जाएं। हाँ, सेबी को शायद इस पर भी ध्यान देना होगा। हो सकता है कोई बीच का रास्ता निकालना पड़े। निवेशकों का हित भी सधे और वितरकों का भी नुकसान न हो। ये जटिल मुद्दा है। आगे बढ़ते हैं। जम्मू कश्मीर से एक खबर है जो वहाँ की राजनीतिक स्थिति पर रोशनी डालती है। हाँ, बात यह है कि वहाँ विधानसभा चुनाव अभी तक नहीं हुए और इसका एक नतीजा ये है कि उपराष्ट्रपति चुनाव में लगातार दूसरी बार जम्मू कश्मीर की राज्यसभा सीटें खाली रहेंगी। लगातार दूसरी बार? इसका मतलब क्या है? क्या इससे उपराष्ट्रपति चुनाव पर कोई असर पड़ेगा? देखिए, वोटों की गिनती के लिहाज से शायद ज्यादा असर ना पड़े क्योंकि इलेक्टोरल कॉलेज काफी बड़ा होता है, लेकिन इसका प्रतीकात्मक महत्व बहुत ज्यादा है। प्रतीकात्मक महत्व किस तरह से? ये दिखाता है कि जम्मू कश्मीर, जो अब एक केंद्र शासित प्रदेश है, वहाँ अभी भी पूरी तरह से लोकतांत्रिक प्रक्रिया बहाल नहीं हुई है। वहाँ के लोगों का प्रतिनिधित्व राष्ट्रीय स्तर पर कम है। ये एक तरह की राजनीतिक अनिश्चितता का संकेत है। और ये सिर्फ सीटों का खाली रहना नहीं है, ये वहाँ के लोगों की आवाज का राष्ट्रीय स्तर पर कम होना है, कह सकते। बिल्कुल। जब तक वहाँ विधानसभा चुनाव नहीं होते और चुने हुए प्रतिनिधि राज्यसभा में नहीं आते, तब तक ये कमी बनी रहेगी। ये एक चिंता का विषय तो है ही। सही बात है। अच्छा, अब एक ऐसी खबर जो शायद हम सबसे कहीं ना कहीं जुड़ी है, हवाई यात्रा। हाँ, ये इंडिगो एयरलाइन से जुड़ी खबर है। दिल्ली की उपभोक्ता फोरम ने इंडिगो पर 1.5 लाख रुपए का मुआवजा लगाया। 1.5 लाख? क्यों? क्या हुआ था? मामला ये था कि एक यात्री को जो सीट दी गई थी वो बहुत गंदी थी, अस्वच्छ थी। यात्री ने शिकायत की और फोरम ने इससे सेवा में कमी माना। अच्छा, तो ये फैसला क्या दिखाता है कि एयरलाइन चाहे बजट हो, साफ सफाई तो जरूरी है। बिल्कुल, ये बहुत अहम फैसला है। ये साफ करता है कि बुनियादी साफ सफाई और स्वच्छता कोई लग्जरी या अतिरिक्त सुविधा नहीं है, ये यात्री का अधिकार है, भले ही आप सस्ती टिकट खरीद रहे हों। हाँ, ये बात तो सही है। कई बार लगता है कि सस्ती टिकट है तो शायद सुविधाओं में कटौती होगी, लेकिन साफ सफाई तो वो तो बेसिक है। एकदम। और ये फैसला दूसरी एयरलाइंस के लिए भी एक संदेश है कि वो स्वच्छता के मानकों को गंभीरता से लें। उपभोक्ता अधिकारों के लिहाज से ये एक अच्छी प्रगति है। बिल्कुल। चलिए अब उत्तर प्रदेश चलते हैं, जहां से एक दुखद घटना की खबर है। हाँ, ये श्रावण पूर्णिमा के दिन की बात है। एक मंदिर में आरती चल रही थी और उसी दौरान आग लग गई। ओहो, और इसमें लोग घायल भी हुए हैं। हाँ, खबर के मुताबिक 7 लोग घायल हुए। गनीमत है कि कोई जानी नुकसान नहीं हुआ।
लेकिन हादसा तो हुआ ही। मंदिरों में खासकर त्योहारों पर बहुत भीड़ होती है। क्या आग लगने का कारण पता चला? अभी विस्तृत जांच शायद चल रही होगी, लेकिन अक्सर ऐसे मामलों में दिए, अगरबत्ती या बिजली के शॉर्ट सर्किट वजह बनते हैं, और भीड़ ज्यादा होने से बचाव कार्य भी मुश्किल हो जाता है। ये घटना हमें क्या याद दिलाती है सुरक्षा उपायों के बारे में? बिल्कुल, ये एक जरूरी रिमाइंडर है कि धार्मिक स्थलों पर, खासकर जहां बड़ी संख्या में लोग जमा होते हैं, वहां आग से सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम होने चाहिए। इमरजेंसी एग्जिट साफ होने चाहिए, अग्निशमन यंत्र काम करने चाहिए, और लोगों को भी थोड़ा जागरूक होना चाहिए। उत्सव के जोश में सुरक्षा को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। सही कहा। उम्मीद है घायल लोग जल्दी ठीक हो। अच्छा, अब फिर से जम्मू कश्मीर का रुख करते हैं, लेकिन इस बार मामला धोखाधड़ी का है। हाँ, ये एक पॉन्जी स्कीम का मामला लग रहा है। जम्मू कश्मीर पुलिस ने हैदराबाद की कंपनी के अधिकारियों के खिलाफ केस दर्ज किया है। हैदराबाद की कंपनी? और स्कीम क्या थी? कंपनी ने एक ऐप चलाया था जिसका नाम था फॉल्कन। आरोप है कि इस ऐप के जरिए लोगों से करोड़ों रुपए ठगे गए। ये एक क्लासिक पॉन्जी स्कीम बताई जा रही है। पोंजी स्कीम मतलब वो जिसमें नए निवेशकों के पैसे से पुराने निवेशकों को रिटर्न दिया जाता है जब तक ये ढह ना जाए। बिल्कुल भाई, शुरुआत में ऊंचे रिटर्न का लालच दिया जाता है, लोग पैसा लगाते हैं, कुछ शुरुआती लोगों को पैसा मिलता भी है जिससे और लोग आकर्षित होते हैं, लेकिन असल में कोई वास्तविक निवेश या कमाई नहीं होती। जैसे ही नए पैसे आने बंद होते हैं, पूरी स्कीम बैठ जाती है। और ये फाल्कन ऐप भी कुछ ऐसा ही कर रहा था। आरोप तो यही है। ये दिखाता है कि टेक्नोलॉजी के जमाने में भी आकर्षक दिखने वाले ऐप और जल्दी अमीर बनने के वादे लोगों को कैसे फंसा सकते हैं। जागरूकता ही सबसे बड़ा बचाव है। सच में आजकल इतने सारे ऐप हैं, पता ही नहीं चलता कौन असली है कौन नकली। बहुत सावधान रहने की जरूरत है। एकदम। किसी भी स्कीम में पैसा लगाने से पहले उसकी पूरी जांच पड़ताल जरूरी है। अगर कोई चीज सच होने के लिए ज्यादा ही अच्छी लग रही है तो शायद वो सच नहीं है। ठीक कहा। अब बात करते हैं चुनाव आयोग की। चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट में एक जवाब दिया है वोटर लिस्ट को लेकर। हाँ, मामला ये है कि क्या चुनाव आयोग को वोटर लिस्ट से हटाए गए नामों की सूची और उसके कारण सार्वजनिक करने चाहिए या किसी को बताने चाहिए। इस पर आयोग ने कहा है कि वो कानूनी रूप से ऐसा करने के लिए बाध्य नहीं है। अच्छा, तो वो ये जानकारी नहीं देंगे कि किसका नाम क्यों हटाया गया? उनके जवाब का सार यही लगता है। उनका तर्क शायद ये है कि ये उनका आंतरिक मामला है और वो अपनी स्वायत्तता बनाए रखना चाहते हैं। लेकिन इससे पारदर्शिता पर सवाल नहीं उठते? मतलब वोटरों को पता तो होना चाहिए कि लिस्ट में कौन है कौन नहीं और क्यों। हाँ बिल्कुल, यहीं पर बहस है। एक तरफ चुनाव आयोग की स्वायत्तता और प्रक्रिया की स्वतंत्रता है, दूसरी तरफ चुनावी प्रक्रिया की पारदर्शिता और जवाबदेही है। सुप्रीम कोर्ट अब इस पर विचार करेगा कि संतुलन कहाँ होना चाहिए। ये एक अहम मुद्दा है, खासकर चुनावों की निष्पक्षता को लेकर जो बातें उठती रहती हैं। निश्चित रूप से वोटर लिस्ट तो लोकतंत्र का आधार है, उसका सटीक और पारदर्शी होना बहुत जरूरी है। देखते हैं सुप्रीम कोर्ट इस पर क्या रुख अपनाता है। बिल्कुल। अब जरा राष्ट्रीय राजनीति की ओर देखें। विपक्षी गठबंधन इंडिया ब्लॉक ने उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए एक साझा उम्मीदवार उतारने का फैसला किया है। हाँ, ये एक अपेक्षित कदम था। विपक्ष एकजुट होकर चुनाव लड़ना चाहता है, भले ही नतीजे उनके पक्ष में आने की संभावना कम हो। संभावना कम क्यों? क्या उनके पास पर्याप्त वोट नहीं है? हाँ, उपराष्ट्रपति चुनाव में जो इलेक्टोरल कॉलेज होता है, लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य, उसमें सत्ता पक्ष के पास बहुमत है। तो गणित के हिसाब से तो इंडिया ब्लॉक के उम्मीदवार का जीतना मुश्किल है। तो फिर साझा उम्मीदवार क्यों? इसका मकसद क्या है? मकसद राजनीतिक है। एक तो ये दिखाना कि विपक्ष एकजुट है, दूसरा चुनाव के मंच का इस्तेमाल अपनी विचारधारा और मुद्दों को रखने के लिए करना, और तीसरा भविष्य के चुनावों के लिए एक तरह की तैयारी और संदेश देना। ये सिर्फ हार जीत का सवाल नहीं है, ये एक राजनीतिक रणनीति का हिस्सा है। समझ गई। मतलब भले ही वो जीते नहीं, पर अपनी उपस्थिति दर्ज कराना चाहते हैं और सरकार को चुनौती देना चाहते हैं। बिल्कुल। लोकतंत्र में विपक्ष का यही काम है, वो अपनी आवाज उठाते हैं, भले ही उनके पास संख्या बल न हो। सही है। अब बिहार चलते हैं, जहां राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है। हाँ, आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने बिहार के उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा पर एक गंभीर आरोप लगाया है। क्या आरोप है? आरोप ये है कि उप मुख्यमंत्री के पास 2 अलग-अलग वोटर आईडी कार्ड हैं। तेजस्वी यादव ने इसकी जांच की मांग की है। 2 वोटर आईडी, ये तो गैर कानूनी है ना? हाँ, भारत में एक व्यक्ति का नाम केवल एक ही जगह वोटर लिस्ट में हो सकता है।
और उसके पास एक ही वोटर आईडी होना चाहिए। अगर ये आरोप सही साबित होता है तो ये एक गंभीर मामला है। और ये मामला ऐसे समय में आया है जब हम अभी चुनाव आयोग और वोटर लिस्ट की पारदर्शिता पर बात कर रहे थे। बिल्कुल, ये उसी व्यापक संदर्भ से जुड़ता है। चुनाव आयोग पर वैसे ही अपनी प्रक्रियाओं को और सटीक और पारदर्शी बनाने का दबाव है। इस तरह के आरोप उस दबाव को और बढ़ाते हैं। अब देखना होगा कि इस मामले में आगे क्या जांच होती है और क्या तथ्य सामने आते हैं। ये तो राजनीतिक गलियारों में गर्मी बढ़ाएगा। अच्छा, अब कुछ विकास और इंफ्रास्ट्रक्चर की खबरें लेते हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने बेंगलुरु में कुछ उद्घाटन किए हैं। हाँ, प्रधानमंत्री ने बेंगलुरु मेट्रो की येलो लाइन को हरी झंडी दिखाई है। ये शहर के इलेक्ट्रॉनिक सिटी जैसे इलाकों को जोड़ेगी। साथ ही उन्होंने 3 नई वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेनों का भी उद्घाटन किया। वंदे भारत ट्रेनें, ये तो आजकल काफी चर्चा में रहती हैं। हाँ बिल्कुल, ये ट्रेनें मतलब सरकार के लिए एक तरह से आधुनिक, तेज रफ्तार और गतिशील भारत का प्रतीक बन गई हैं। रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर पर सरकार का काफी फोकस है और ये उद्घाटन उसी का हिस्सा लगते हैं। और बेंगलुरु मेट्रो की येलो लाइन, हाँ, उसका क्या महत्व है? बेंगलुरु जैसे शहर के लिए जहां ट्रैफिक एक बड़ी समस्या है, मेट्रो लाइन का विस्तार बहुत अहमियत रखता है। येलो लाइन के शुरू होने से लाखों लोगों को रोज आने जाने में सुविधा होगी, खासकर जो आईटी हब की तरफ जाते हैं। ये शहर के इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए एक बड़ा कदम है। हाँ, ये तो अच्छी बात है। लेकिन अगले ही पॉइंट पर आते हैं। इसी मेट्रो उद्घाटन को लेकर कुछ राजनीतिक खींचतान भी शुरू हो गई है। हाँ, ये तो अक्सर होता है। कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार है और वहां के एक मंत्री ने आरोप लगाया है कि केंद्र की बीजेपी सरकार मेट्रो लॉन्च का श्रेय हथियाने की कोशिश कर रही है। श्रेय की लड़ाई, ये तो भारतीय राजनीति में आम है ना? बिल्कुल, इसे उद्घाटन की राजनीति कहते हैं। अक्सर ऐसा होता है कि कोई प्रोजेक्ट एक सरकार के समय में शुरू होता है और जब तक वो पूरा होता है तब तक दूसरी सरकार आ जाती है। फिर दोनों पार्टियां दावा करती हैं कि ये उनकी वजह से हुआ। तो यहाँ भी वही हो रहा है। कांग्रेस कह रही है कि उन्होंने काम किया और बीजेपी उद्घाटन करके श्रेय ले रही है। कुछ इसी तरह का आरोप है। ये दिखाता है कि विकास के कामों पर भी राजनीति कैसे हावी हो जाती है। असल मुद्दा ये होना चाहिए कि लोगों को सुविधा मिल रही है, लेकिन फोकस अक्सर इस पर चला जाता है कि फीता कौन काट रहा है। जनता के लिए तो प्रोजेक्ट का पूरा होना मायने रखता है शायद। खैर, अब खेल जगत से एक बहुत अच्छी खबर है। हाँ, ये वाकई शानदार खबर है। भारत के सर्फर रमेश बुढ़ियाल ने इतिहास रच दिया है। सर्फिंग भारत में? ये तो ज्यादा सुना नहीं। क्या किया उन्होंने? उन्होंने एशियाई सर्फिंग चैंपियनशिप में कांस्य पदक जीता है। ये सर्फिंग में भारत का पहला व्यक्तिगत महाद्वीपीय पदक है। मतलब ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। वाह, ये तो कमाल है। कहाँ से हैं रमेश? रमेश कर्नाटक के मैंगलोर के पास एक छोटे से गांव से आते हैं। उनकी कहानी बहुत प्रेरणादायक है। ये दिखाता है कि भारत में प्रतिभा सिर्फ पारंपरिक खेलों में ही नहीं, बल्कि नए और उभरते हुए खेलों में भी है। बिल्कुल, और शायद इस जीत से देश में सर्फिंग को और बढ़ावा मिलेगा। उम्मीद तो यही है। ऐसी सफलताएं न सिर्फ उस खेल को लोकप्रिय बनाती हैं, बल्कि छोटे शहरों और गांवों के युवाओं को भी बड़े सपने देखने के लिए प्रेरित करती हैं। ये दिखाता है कि सही मौके और मेहनत से कुछ भी संभव है। बहुत बढ़िया, उन्हें बधाई। अच्छा, अब एक और खबर जहां मुश्किल हालात में मदद का हाथ बढ़ाया गया है। हाँ, ये भारतीय सेना से जुड़ी खबर है। उत्तराखंड में हाल ही में बाढ़ आई थी और वहां धराली क्षेत्र में एक पुल बह गया था। ओहो, तो लोगों का संपर्क कट गया होगा। हाँ बिल्कुल, बचाव और राहत सामग्री पहुंचाने में बहुत दिक्कत आ रही थी। ऐसे में भारतीय सेना ने बहुत तेजी से काम करते हुए वहां एक महत्वपूर्ण पुल का निर्माण कर दिया। सेना ने पुल बना दिया? वाह। हाँ, ये भारतीय सेना की खासियत है। आपदा के समय वे जिस तेजी और कुशलता से राहत और बचाव कार्यों में जुटते हैं, वो काबिले तारीफ है। ये पुल बनने से न सिर्फ फंसे हुए लोगों को निकालने में मदद मिली, बल्कि जरूरी सामान पहुंचाना भी आसान हो गया। ये वाकई सराहनीय काम है। ये दिखाता है कि हमारी सेना सिर्फ सीमाओं की रक्षा ही नहीं करती, बल्कि देश के भीतर भी जरूरत पड़ने पर नागरिकों की मदद के लिए हमेशा तैयार रहती है। एकदम, ये उनका एक और महत्वपूर्ण योगदान है। बिल्कुल। अब जरा अंतर्राष्ट्रीय पटल पर नजर डालें। मध्य पूर्व में स्थिति फिर से तनावपूर्ण लग रही है। हाँ, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने इजराइल के गाजा शहर पर एक नई सैन्य कार्रवाई की योजना को लेकर गंभीर चिंता जताई है। नई कार्रवाई, इसमें क्या खास है? योजना के तहत कथित तौर पर गाजा शहर के एक बड़े हिस्से से लगभग 8 लाख फिलिस्तीनी नागरिकों को विस्थापित करने की बात है, ताकि वहां सैन्य अभियान चलाए जा सके। संयुक्त राष्ट्र ने इसे विनाशकारी कहा है। 8 लाख लोग,
ये तो बहुत बड़ी संख्या है। इसका मानवीय प्रभाव क्या होगा? बहुत भयावह हो सकता है। इतने सारे लोगों का विस्थापन, उनके रहने खाने की व्यवस्था, उनकी सुरक्षा, ये सब बहुत बड़े सवाल हैं। दुनिया भर के राजनयिक और मानवाधिकार संगठन इसे लेकर बहुत चिंतित हैं और गंभीर मानवीय संकट की चेतावनी दे रहे हैं। क्या ये किसी शांति प्रक्रिया की तरफ ले जाएगा या स्थिति और बिगड़ेगी? फिलहाल तो स्थिति और बिगड़ने का ही अंदेशा लग रहा है। इस तरह के बड़े सैन्य अभियानों से अक्सर हिंसा बढ़ती है और समाधान और दूर हो जाता है। लेकिन इजरायली प्रधानमंत्री नेतन्याहू का इस पर क्या कहना है? क्या वो इस योजना का बचाव कर रहे हैं? हाँ, बिल्कुल। प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने इस सैन्य अभियान का बचाव किया है। उनका कहना है कि इजरायल का लक्ष्य गाजा पर कब्जा करना नहीं है, बल्कि उसे हमास के नियंत्रण से मुक्त कराना है। मुक्त कराना, ये शब्द तो अक्सर इस्तेमाल होता है ऐसे ऑपरेशंस के लिए। हाँ, ये एक आम रणनीति है कि सैन्य अभियानों को लिबरेशन मिशन या मुक्ति अभियान के तौर पर पेश किया जाए, लेकिन ज़मीनी हकीकत अक्सर बहुत जटिल होती है। इस दावे के पीछे की मंशा और इसके वास्तविक परिणामों को समझना ज़रूरी है। क्या इससे वाकई हमास खत्म होगा या फिर ये और ज़्यादा तबाही और नफरत पैदा करेगा, ये देखने वाली बात होगी। ये स्थिति वाकई चिंताजनक है। उम्मीद है कि कोई शांतिपूर्ण हल निकले। बिल्कुल, दुनिया की नज़रें इसी पर लगी हैं। अच्छा, और अंत में एक प्राकृतिक आपदा की खबर है तुर्की से। हाँ, तुर्की के उत्तर पश्चिमी हिस्से में 6.1 तीव्रता का भूकंप आया है। 6.1, ये तो काफी तेज होता है। क्या कोई नुकसान हुआ है? एक व्यक्ति की मौत की दुर्भाग्यपूर्ण खबर है, लेकिन राहत की बात यह है कि कोई बड़े पैमाने पर विनाश या क्षति नहीं हुई है। इमारतें ज्यादातर खड़ी रहीं। शुक्र है। तुर्की तो वैसे भी भूकंप के लिहाज से संवेदनशील क्षेत्र है। हाँ, बिल्कुल, वहाँ अक्सर भूकंप आते रहते हैं और पहले भी बड़े विनाशकारी भूकंप आ चुके हैं। इसलिए जब भी वहाँ भूकंप आता है तो चिंता बढ़ जाती है। गनीमत रही कि इस बार नुकसान सीमित रहा। सही है। तो ये थी आज की कुछ प्रमुख सुर्खियां जिनका हमने विश्लेषण किया। तो इन सब खबरों को एक साथ देखें तो क्या तस्वीर उभरती है? आज हमने नीतिगत दुविधाओं जैसे रूस से तेल खरीदने का मामला से लेकर जमीनी हकीकत जैसे एयरलाइन पर जुर्माना या मंदिर में आग और अंतर्राष्ट्रीय चिंताओं जैसे गाजा संकट तक कई पहलुओं पर बात की। हाँ, और जो एक दिलचस्प बात निकल कर आती है वो ये है कि कैसे स्थानीय या राष्ट्रीय घटनाएं भी एक बड़े कैनवस से जुड़ी होती हैं। जैसे सेबी का एक फैसला कैसे हजारों छोटे सलाहकारों को प्रभावित करता है, या बेंगलोर मेट्रो का उद्घाटन कैसे राष्ट्रीय राजनीति में श्रेय की लड़ाई बन जाता है। और कैसे जम्मू कश्मीर में चुनाव ना होना सिर्फ एक स्थानीय मुद्दा नहीं बल्कि राष्ट्रीय प्रतिनिधित्व और लोकतंत्र से जुड़ा सवाल है। बिल्कुल, हर खबर के कई परतें होती हैं। एक तरफ विकास और प्रगति की बातें हैं, जैसे वंदे भारत ट्रेनें या सर्फिंग में पदक, तो दूसरी तरफ चुनौतियां भी हैं, जैसे पॉन्जी स्कीम या सुरक्षा संबंधी चिंताएं। और इन सब के बीच राजनीति और अंतर्राष्ट्रीय समीकरण भी अपना रोल निभा रहे हैं। तो कह सकते हैं कि आज का ये विश्लेषण हमें एक मिश्रित तस्वीर दिखाता है, जिसमें अवसर भी हैं, चुनौतियां भी और कई अनसुलझे सवाल भी। हाँ, और शायद सबसे बड़ा सवाल यही है कि इन सब अलग-अलग घटनाओं के बीच क्या कोई साझा सूत्र है? क्या ये सब मिलकर किसी बड़े बदलाव या ट्रेंड की ओर इशारा कर रहे हैं? ये सोचने वाली बात है। हमें पूरी उम्मीद है कि केवल तथ्य, बिना किसी पूर्वाग्रह या भावनात्मक झुकाव के पेश करके हमने आपको दिन की घटनाओं की अपनी स्पष्ट समझ बनाने में मदद की है। इस तरह की सीधी, राय मुक्त खबर देने की हमारी क्षमता आप जैसे श्रोताओं की बदौलत है। केवल ₹1 प्रतिदिन 29 रुपए माह पर बिल किया गया के लिए आप हमें विज्ञापन मुक्त और कॉर्पोरेट या सरकारी प्रभाव से पूरी तरह स्वतंत्र रहने में मदद करते हैं। इसका मतलब है कि आपकी खबर से कभी समझौता नहीं किया जाता है, लेकिन अभी ये पूरी तरह से मुफ्त है, इसलिए शेयर करें। यदि आप इस दृष्टिकोण को महत्व देते हैं और ऐसी खबरें प्राप्त करना जारी रखना चाहते हैं, तो कृपया www.oneread.news पर सब्सक्राइब करें। और यदि आपको लगता है कि दूसरों को एक शांत, स्पष्ट समाचार स्रोत से लाभ होगा, तो हम आभारी होंगे यदि आप इसे अपने दोस्तों, परिवार और हर किसी के साथ साझा करें जिन्हें आप जानते हैं। आपका समर्थन हमें सामान्य शोर से दूर तथ्यात्मक, संक्षिप्त समाचारों के लिए एक समर्पित स्थान प्रदान करने के हमारे मिशन में मदद करता है। हमें Spotify और YouTube पर फॉलो करें ताकि आप इस पॉडकास्ट को हर सुबह 8 बजे सुन सकें। आज ट्यून करने और सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमें पूरी उम्मीद है कि हमने आपके समाचार प्राप्त करने के तरीके में सकारात्मक बदलाव किया है। हम कल सुबह 8 बजे आपके लिए और सुर्खियां लेकर वापस आएंगे।
तब तक मुस्कुराते रहें और इस दुनिया को सभी के लिए एक बेहतर जगह बनाते रहें। नमस्कार।